अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोलियां मार के कत्ल कर दिया, जबकि मां ने अपने ही बेटे के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मकतूल मां के साथ कैसा सलूक करता था और उसको कत्ल करने की क्यों कोशिश करता था, पुलिस की तहकीकात में क्या चीजें सामने आई हैं, ये तमाम बातें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। भाई ने भाई को कत्ल किया है, लेकिन उसने पुलिस तफ्तीश में ये बताया है कि उसने इसलिए अपने भाई को कत्ल किया क्योंकि उसका जो सगा छोटा भाई था वो मां को मारने की धमकियां देता था और उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था। इन दोनों बदनसीब बेटों की मां जो है वो हमारे साथ मौजूद है, एक जो मर गया, दूसरा जो इस टाइम हवालात में है। माँ इस बारे में क्या कहती हैं, उनको इस बारे में क्या पता है, उनसे जानते हैं। माँ जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटी है मेरी। ये 12 साल से ना जी 12 साल से मुझे बहुत तंग करता था। मेरा भाई नहीं था कोई, तो मुझे बहुत बच्चों के साथ मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत। मियाँ भी नहीं था। मैं अपना बच्चे को, ये सामने नदीम की फैक्ट्री है, हाजी नदीम, ये हमारे पास ही है, उधर मैं काम करती थी। उसको बच्चों को खिलाना, ये टूटा फूटा मकान नीचे उसका 2000 मिल गया, वो भी बच्चों को, उसको भी खर्चा देना नशे के लिए, और उसके बच्चों को भी देना खिलाना, हर चीज़ पूछनी, क्या पकाना, क्या खाना, क्या पहनना, कि मेरे बच्चे का घर बसता रहे, मेरे बच्चे का घर ना उजड़े। मैंने बहुत मजदूरी की, सब दुनिया को पता है, किसी को भूल नहीं है। मेरे पे लोग, दुनिया बहुत तरस खाती थी। मैं अपने के मेरे बच्चे का घर बसता रहे, मेरा छोटा बच्चा है, मेरे बच्चे का घर बसता रहे। आखिर ऐसा हुआ, उसको चली गई अपने मेके, अपनी माँ के घर चली गई। उधर भी मैं जाती रही, बच्चों को पैसे जो मेरी तौफीक से मैं बच्चों को देती रही, बच्चों को मिलती रही कि शायद ये मिल जाए, सुलह हो जाए, ये सुलह हो जाए। मैंने बहुत कोशिश की, इसको जेल में डाल दिया। किस मुकदमे में? उनको कहा भी इसको ले जाओ, मुझे तंग करता है। पुलिस वालों को कहा आपने? पुलिस वालों को, उधर जाती थी ना थाने में, वो लिखा के आते, वो जो दफ्तर है, कच्छा अपने अब ले जाएंगे। जो पकड़ने आए तो वो घर पे नहीं है, गाड़ी ऐसे ही चली गई। अम्मा देख लिया सी, अच्छा तेल तूल पा के आया तो तू सानू मुंडा नहीं फड़ाया। मैं कहा जिस ले आएगा, और जिस वक्त मैं देख नहीं सा ना कि वो ऐसे लेटा है, जब मैं थोड़ी सी आराम से उठी कि नीचे किसी से बात करूं कि इसको पकड़ ले, तो मेरे से पहले वो खड़ा। माँ जी, करता क्या था, क्यों तंग थी आप उससे? नशा टीके लगाता है पुत्र, आपको क्या बता रही हूँ। वो टीके लगाता था, टीका तो 2000 रुपये भी, वो भी कम है। आपसे रोजाना कितने पैसे मांगता था? मेरे से 200 रुपया मैं सुबह देती थी, और 150 200 भी। जब नीचे वाला आप माँ थी, आपको पता था कि वो नशा करता है और इतना गंदा नशा करता है, तो क्यों पैसे आप देती थी? पैसे मार खा लेती। नीचे तय खाने में इस बच्चे को पूछ, इतना बड़ा पत्थर पकड़ा, मैं नीचे चली गई, ऐसे थोड़ा सा धोखा दे के ना, तो नीचे चली गई, तो नीचे मेरे पास आ गई, इतना बड़ा पत्थर पड़ा। इतना नहीं कह सकता था कि तू माँ को ना मार यार, और नहीं नहीं नहीं, ऐने नहीं बेचना मकान, बेच मकान, एक हिस्सा दे। अच्छा, सारा मसला जो था, एक तो नशा था और दूसरा वो इस घर का हिस्सा मांगता है। ये घर किसके नाम है? घर किसके नाम है ये मेरे नाम। तो आपसे वो कहता था कि घर बेच के उसको हिस्सा दे दे। हाँ। तो आपके तो 3 बेटे और 5 बच्चे थे, तो हिस्सा तो सबको मिलना था। जो बिकेगा तो मिलना। मैंने तो बहुत कोशिश की ना, आप नहीं समझ रहे। तो ये जिस दिन कत्ल हुआ, हाँ। उस दिन क्या हुआ, उसको किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया? वो रात को भी रोजाना काम था, दिन को भी रात को भी मेरे साथ झगड़ा। मकान नहीं बेचना, तेरे गलत दबा देना, तेरा मैं मार देना, तेरे मैं ऐसा कर देना। जब मैं जल्दी से बाहर के किसी को कहना ना, थोड़ा सा हमारी बात में आ जाओ, थोड़ी सी हमारी बात में आ जाओ, कोई नहीं आता था, उससे डरते थे। जो मर गया ना, उससे डरते थे, उससे कोई बात नहीं करता था, ऐसे ही करता था। फिर मैंने उनको बोला थाने जाना, वो कहना छाएंगे, वो गाड़ी आई चली गई। उसके बाद उस रात क्या हुआ जिस दिन ये कत्ल बता रही हूँ ना,
फिर उसने मैंने क्या किया उनको, ये होंडे वाले नहीं है, इनको मैंने कहा माँ 15 तो फोन करी जा, असी आपे ही आ जाएंगे। मैं 15 तो फोन करी गई, वो आए, सुता है थले तहखाने च, तो सुते फिर कहता पुलिस की जरूरत ही मैंने फड़ लवे, तू लिया पुलिस। मैं क्या अच्छा पुत्र कोई गल नहीं, आ जाएगा टाइम, आन दे टाइम, एडा आसानी नहीं पुलिस मैनू फड़ लवे। गल्ला बात ऐसे ही, वो सो रहा था आराम से, मैंने वो किया, फ़ोन ले लिया, बात की, वो ले गए पकड़ के, उधर से वो भी चले गई थी। मैंने कहा चलो 6-7 महीने गुजरेगा जेल में, कोई नशा उतरेगा, चलो अपने बच्चे के। ना जी, वो नशा तो उसी तरह ही आके फिर उसी तरह ही, रोज़ लड़ाई। जिस दिन मरना था ना, रात को बहुत बेहयाई बातें की, बहुत ज़्यादा की। तो मौलवी को बताएगी? हाँ, तो मौलवी को बता। हाँ, मौलवी कौन है? वो जो जिसने मारा, उसको बताएगी। मैं उससे हाथ का पिस्तौल छीन के ना उसकी गाऊंगा, ऐसे करूंगा, पहले तो मैं खुद ही उसकी जान खत्म कर दूंगा। तो बता मौलवी को बताएगी। मैं चुप, कोई बात की जवाब दिया, कोई ना दिया। तू हिस्सा नहीं दे रही, तेरा गला दबाना है, मेरा दिल करता तेल लेके आऊं, अपने आग लगा के तुम्हें जफ्फी डालूं। आपको पता था कि आपका बड़ा बेटा जो है दूसरे बेटे को मारने लगा? वो बोलता था कि ये मेरी माँ की बहुत बेइज्जती करता, बाहर लोगों को बोलना चालना, कहना कि इस लड़के ने मेरे से ही मरना है। ये बात नहीं आ रहा, ये मेरी माँ की बेइज्जती करता। हमें पैदा किया, हमारे लिए मकान बनाया, गोबर उठाया, क्या क्या मजदूरी की, हमारे लिए ये झोपड़ी बनाई। हमारी माँ की बहुत बेइज्जती करता है, ये बर्दाश्त नहीं है। किसी से सुना मैंने कि मेरी माँ की बहुत बेइज्जती करता है। उसके के घर में ऐसे हाथ जोड़ के गया कि उसको बोले मेरे बच्चे का नाम मारना, जैसे भी तंग करता है, मुझे ही तंग करता है ना, मेरे बच्चे का नाम मारना। उधर हाथ जोड़ के मैं बोल के आई, मैं सबको बोला मेरे बच्चे का नाम। उस रात बहुत ज्यादा बोला, बहुत ज्यादा। वो नहीं, वो ऐसे आया बाहर, हमारी चिरपाई इधर, वो सो गया बाहर, सुनता रहा, बातें करता रहा। फिर मैं ऐसे, मैं क्या अल्लाह का नाम ले लूं, मैं उठी गई, थोड़ा सा क्रोली वजू किया, मैं तस्वीर पकड़ के वो 500 दाने किए, मैं वो कलमे की पढ़ती रही। फिर मैंने दुरूद पाक इब्राहिम की पढ़ी, जुबान पढ़ी नहीं जाती, मुंह खुशक ऐसे। मैंने कहा अच्छा थोड़ी रह गई, मैं ख़त्म करके ही फिर मैंने वो की। मैं कि या बारी ताला इसको सही कर दे, या अल्लाह इसकी जुबान बंद कर दे, या अल्लाह मेरी कितनी बिजली, या अल्लाह तू ही मुझे बता दे। मैं तो 10-9 की मैं तो मजदूरी करके मैं खाती हूँ, सब दुनिया को पता है। तोबा करती दुनिया मेरा देख के रोने लग जाती कि कैसी माँ है, ये कैसी मजदूरी करती है। बच्चे को भी साथ साथ, लड़ाई झगड़ा भी है, रोटी हमने इकट्ठी खानी, जो भी लड़ाई झगड़ा, मैंने आटा गूंदा, उसने रोटी। फिर उस रात जब ये सारा उसने आपके साथ बदतमीजी की, तो जो आपका बड़ा बेटा था वो इस बात पे तैश में आ गया। हाँ, और फिर वो हम आवाज नहीं सुनी उसकी, जो बात है वो ही करेंगे। कोई उसने मना नहीं किया, कोई उसने कुछ नहीं कहा। रोजाना की बात थी ना, वो इधर ही सोता था। ठीक है, ये कत्ल कैसे किया उसने भाई को अपने? वो ही तो बात करी ना। सुबह उठी मैं थोड़ा सा कलमा वगैरह पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, रात को भी सुबह भी पढ़ के तो मैं फिर चली गई। मैंने कहा बारिश होने लगी, चौपाई उठाई रखी, मैंने खड़ी की, बिस्तर उठाया, वो भी उठ गया, मरने वाला भी उठ गया। उसने इधर करके फिर अधेले उधर लेट गया। मैंने ऐसे देखा लेकर, फिर मैं थल्ले जाके थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं चली गई दूध लेने। जब मैं दूध लेने गई, मैं ऐसे ही अजय बैठी, बर्तन रखा है मैंने, तो गोली की आवाज आ गई। वो दूध वाला कहता है चिम्मा तुम्हारे घर में गोली चली गई। मैं ऐसे ही भागी, ये भी मेरे पीछे भागा, ये भी इधर ही सोया था, ये उस वक्त पास था। तो कहने के यार क्या की करना पिया, यार की करना, तो नीचे चला गया, ये भी चला गया। यानी आपका बड़ा बेटा कत्ल करके भाग गया, फरार हो गया। अच्छा माँ जी, अब ये बताइएगा कि आपने मुकदमा दर्ज करवाया, जी, आपका एक बेटा मर गया, दूसरा बेटा जो है वो पकड़ा गया कत्ल के इल्जाम में। अब आप क्या समझती हैं, क्या होगा, सजा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आप देखें कि ये देखो यही है मेरे पास, बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। किसी ने मेरे बच्चे को मारा तो अकेली भी नहीं रख सकती,
मैं दिल की मरीज हूँ, और कितनी मेरी दवाइयाँ पड़ी दरबार अस्पताल से लेके आती हूँ। तो ये देख लो कि हमारे घर में कोई आदमी नहीं है। इसकी बहू वो काम करती, अपने बच्चों को खिलाती। आपके सारे बच्चे नशा करते हैं? नहीं, ये वाला एक जो मर गया, वो जो जिसने मारा वो नशों सारी में कैसे लगे माँ जी ये बच्चे आपके? साथ मकान है यहाँ पे इस घर के साथ? ऐसे जाओ, बाहर से जाओ तो आगे जो वो पकोड़े वाली दुकान है वो घर है। इधर से जाओ तो वो सामने दीवार हमारी छोटी है, ऐसे देखो तो उनका घर है। वो उसके 2 बच्चे थे, 3 लड़के थे उसके भी। 2 नशाई थे, नशा बेचते थे, नशा करते थे। ये तो पढ़ाया लिखाया मैंने स्कूल में, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया। इस वाले बेटे को जो मर गया। अच्छा। तो क्या मैं 8 पढ़िया नहीं था, तो क्या 8 का ही स्कूल था। वे कहने के कि मैं काम करना है। मैं क्या नहीं पुत्र, मैं तेन अफसर बनावांगी। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे नशा करते हैं? हाँ? आपको कब पता चला कि आपके बच्चे नशा करना शुरू हो गए? जब घर से चीजें उठानी। अच्छा, ये घर से चीजें भी उठा के चोरी हाँ। करके ले जाते थे और बेच देते थे। पैसे नहीं देने, जो काम किया। अब माँ जी अब आखिरी जुमला बस, अब आप क्या समझती हैं कि आपके बेटे को सजा मिलनी चाहिए या वो आपका आखिरी सहारा है? वो ही सहारा है, कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ नहीं कह सकती, ना मैं छोड़ सकती हूँ ना मैं रख सकती हूँ। मैं तो एक डामाडोल, ठीक, कोई भी नहीं है। आप बताइएगा कि आप जिस टाइम आपके भाई को कत्ल किया आप मौजूद थे, आप और भाई दोनों इकट्ठे नशा करते थे? तो यानी अब आपका एक भाई मर गया, दूसरा जेल में, अभी भी आप नशा कर रहे हैं? नशा ही ऐसा है, नशा है कि मैं ये नहीं करूँगा तो काम नहीं कर सकता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। तो नशों का पैसे कहाँ से पूरे करते हैं? घर का खर्चा मैं सट्टे लगाता हूँ, बीवी मेरी काम करती है 400 रुपये दिहाड़ी, घर का खर्चा वो करती है। तो मैं तो बस अपना ही पूरा करता हूँ, बच्चों को कोई दे दिया, कोई हांडी ले आया बस। तो नशा क्यों नहीं छोड़ देते? अभी आसा छोड़ रहा हूँ, एकदम तो नहीं छोड़। कितने अरसे से नशा कर रहे हैं? तकरीबन को 10-12 साल ज़्यादा ही हो गया। कभी पुलिस वालों ने नशा फरोख्त करने वालों को पकड़ा वगैरह नहीं? सर क्या पकड़ना है, वो खुद कहते हैं बेचो, हमको भी खिलाओ, खुद भी खाओ। अभी बंद पे बिकता है, सरेआम बिक रहा है। पुलिस आती है, खर्चा लेके चली जाती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये एक 4 मरले का घर है जिसके 5 वारिस हैं, यानी अगर खुदा ना खास्ता इनके नाम पे घर है, माँ के नाम पे घर है, इनको कुछ होता है तो उसके 5 वारिस है, जिनमें से एक जो था वो अपने हिस्से का तकाजा करता था और उस बुनियाद पे वो माँ को मारता भी था और नशे के लिए पैसे भी तलब करता था। और बड़े भाई ने, जो नशा नहीं करता, उसने तैश में एक दिन आके उसको कत्ल कर दिया। अब इन खातून के 2 बेटे हैं, एक जो कातिल है जो इस टाइम हवालात में है, दूसरा ये। और आप इसकी हालत देख सकते हैं कि ये 10-12 साल से नशा कर रहा है और यहाँ पे इलाके से ये नशा ख़रीदता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कातिल है, इस मुकदमे की मुद्दइया भी ये खुद हैं। ये कहती हैं कि अगर इनके बेटा जिसने कत्ल किया है उसको सज़ा मिल जाती है तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनको पीछे संभालने वाला कोई नहीं, और इनका जिस तरह ये जिस उम्र में आ गई हुई है, इनको कोई सहारा नहीं बनेगा इनका। दूसरी जानिब अगर इनके घर की कहानी सुनी जाए तो ये सारा कुछ जो ये नशे से शुरू हुआ है। हम प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे कि खून सफ़ेद हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम हम करते जा रहे हैं इसके अंदर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये टोटल घर की जो बर्बादी है ये नशे से शुरू हुई है। और नशा इस हद तक इस घर की जड़ों में बैठ चुका है कि बेटे अपनी माँ को भी मारता था और उससे पैसों का तकाजा करता था, और दूसरा बेटा जो पास मौजूद है वो कहता है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता अगर मैं नशा ना करूँ। और इस तमाम में पुलिस खामोश है। नशा बासानी ये बंदा ख़रीद रहा है, रोज़ाना का 200-400 रुपये का नशा ख़रीद रहा है, और वही सिचुएशन चल रही है। और आज एक बेटा जो है वो घर का हिस्सा मांगते हुए कत्ल हो गया है और कल को दूसरा भी कोई हिस्सा मांगने के लिए खड़ा हो सकता है। माशरे में नफ्सा नफसी इतनी बढ़ती जा रही है कि खूनी रिश्ते भी सफ़ेद होते जा रहे हैं, और जो माशरे में पहले रिश्तों की तकवीम होती थी वो भी अब कहीं खोती जा रही है। आज के प्रोग्राम में भी हम इसी तरह के एक रिश्ते की बात कर रहे हैं कि जहां पर सगे भाई ने अपने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। वजूहात क्या हैं
पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। उसी से जानते हैं कि उसने अपने सगे भाई को क्यों कत्ल किया, और कत्ल भी इंतहाई बेदर्दी से किया कि सर में 4 गोलियां मारी। मुलजिम हमारे साथ मौजूद है, उससे तफसीलात जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? इम्तियाज अली उर्फ सोनी। इम्तियाज, तुमने किसका कत्ल किया? अपने भाई का। क्यों? वो माँ को बहुत परेशान करता था। भाई? जब मर्जी तो ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਜੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਦਫਾ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ किथे? ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। क्यों? ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। नशा करता सी? हाँ जी, केड़ा? टीकों वाला नशा करता अच्छा। था, पाउडर का। तो फिर उसने बहुत ही सर परेशान किया हुआ था। तो जब मैं रात को काम से लेट होता था ना, माँ मेरी ना मोहल्ले के कहती थी, जीजर मेरी सलाम दुआ थी कि उन्होंने क्या करो कि रात नूं ना घर आए करे, नहीं तो मेरी धौन वड़ देगा। फिर यह चीज़ां वेख के ना नहीं बर्दाश्त होया। भरा छोटा सी बड़ा सी? छोटा सी किन्ना ओदी किन्नी उम्र सी? उम्र उन्हें दिमाग ही ना रात की उम्र की याद रहे। शादीशुदा सी? हाँ जी, 2 बेटियां सी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। हाँ जी, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? और 3 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਪਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੇਡ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚਕਾਪ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਲੇਡ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੌਣ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ 12 ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਖਲੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਅਮੀਨ ਪਾਰਕ ਨੰਬਰ 2, ਲੀਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਮਾਲੀਪੁਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ। ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਝ ਹਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬਚਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਬਚਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਲਾਨੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਝ ਚੱਦਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹੂੰ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰੀ। ਅਸਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ? ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਹੂੰ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ? 4 ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਮਾਰੀਆਂ?
बस मैनू समझ नहीं लगी मैनू माँ का रोना वेखना माँ का तकलीफ वेखना सा फिर मेरे को नहीं बर्दाश्त होया मैं क्या जिंदगी नालों ना जीन नालों फाई लगता ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਤੇਰਾ अल्लाह अकबर अल्लाह ही सबसे बड़ा है कीता तो मैं गुनाह ही है माँ का भी मुजरम ते रब का भी मुजरम ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਡਾ ਅਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ इन्ना अच्छा फिर मैं दरिया ते रहा कोई 2-3 घंटे फिर एक मेरा यार आया उन्होंने मैं पूछा मैं क्या यार मेरी माँ का की हाल है कहते तेरी माँ चीका मारती थी ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ दोनों ले उन्हें क्या बड़ा बुरा हाल है तेरी माँ का फिर मैं स्कूल नाल इत्थों गया चला शकरगढ़ उत्थे फिर एक मेरा दोस्त है सी फिर उत्थे मैं जाके रहा फिर उन्हें नहीं पता लगा उन्होंने फिर कुछ देर बाद पता लगा कहता परेशान क्यों है मैं क्या कुछ नहीं फिर उन्होंने पता लगा कहता की कीता जी मैं क्या यार इंज हो गया मेरे को ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ नहीं माँ ने मुलाकात ਹਾਲੇ नहीं ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ माँ ने इत्थे मुलाकात हुई ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ नहीं माँ वो आई सी वो कापियाँ देन लगी फोटो कापियाँ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ माँ ने की कहना वो मेरे हल वेख के रोंदी ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ देखो ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ हाँ माँ मेरी नूं पता है कहने मेरे दुख तो किता है ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ हाँ जी माँ नूं पता है मैनूं भी तेरी नहीं सब शादी हुई दुख है? देना सा हाँ जी ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 2 बच्चे हैं। ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਲਿਆਣਾ ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਂਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡਾਈ ਮੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਦਾ ਸਿਗਰ ਪੀਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਸ਼ਿਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ सही आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी मुलजिम का कहना है कि इसने सिर्फ इस वजह से अपने भाई को सगे भाई को कत्ल किया है कि वो माँ को ना सिर्फ मारता था बल्कि उससे नशा करने के लिए पैसे भी मांगता था और जब वो पैसे देने से इनकार कर देती थी तो उसके गले पे छुरी रख के उसको कत्ल करने की धमकियाँ भी देती थी क्या वाकई ही कोई शख्स अपनी माँ को दुखी देखकर इस तरह का इकदाम कर सकता है और पुलिस ने अभी तक तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ जो है वो सामने लाई है पुलिस से भी जानते हैं। थाना शफीकाबाद में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो एक खातून की जानिब से ये मुकदमा अपने बेटे के खिलाफ दर्ज करवाया गया कि बेटे ने छोटे भाई को गोलियां मार के कत्ल कर दिया है जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 माह के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अपनी सफाई में ये कहता है कि जो मकतूल था वो उसकी वालदा को मारता पीटता था और कत्ल करने की धमकियाँ देता था जिस वजह से उसने तैश में आके अपने सगे भाई को मार दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शफीकाबाद हमारे साथ मौजूद हैं इनसे जानते हैं कि इन्होंने तफ्तीश के अंदर अब तक क्या चीज़ें जो हैं वो दरियाफ्त की हैं क्या मुलजिम जो कह रहा है वो सच है और इस तरह के वाक़यात के अंदर केसेस का हल क्या निकलता है केसेस चलान होने के बाद मुलजिमान को क्या सज़ा मिल भी पाती है क्या नहीं। निसार साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। ये केस क्या था कब दर्ज हुआ किसकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ और फिर आगे क्या केस में पेशरफ्त होती रही। अस्सलाम वालेकुम। ये 7/6/20 को मुकदमा दर्ज हुआ। ये सुबह सुबह ये इम्तियाज़ मुलज़िम जिसको हमने गिरफ़्तार किया इसने अपने सगे भाई को आसिफ को वो सोया हुआ था तो इसने उसको 4 गोलियां उसके सर में मारी जो मौका पर ही उसकी डेथ हो गई। ये हुआ था तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 बजे जी। वो मौका पर पहुंचे देखा ये तो भाग गया था उधर से उधर वो हमने बुलवाए थे PSF वाले भी उन्होंने वो आके उधर सारा किया। ये हमें इसकी वालदा जो है वो बनी है इस मुकदमा की मुद्दई। अभी मुलज़म हमें ये कहता है कि ये वो वालदा को मारता पीटता था गालियाँ बकता था और वो नशा करता था। वो वालदा से कहता था डेली मुझे 500 रुपया दे। तो वो खुद कुछ नहीं करता था नशा करता था और तो कोई काम तो ये करते नहीं है। इसका एक और भाई है वो भी नशा करता है। ये जो है ये पहले नशा करता रहा लेकिन अभी ये नमाज़ें पढ़नी शुरू हो गया अभी ये नशा नहीं करता। ये जो मुलज़म है हमारे पास देखते हैं अभी इसको पहले तो हमने काफ़ी कोशिश की ये पहले तो ये लाहौर में रहा नहीं
अभी ये खुद ही बयान दे रहा है कि जी मैं नारोवाल चला गया था। तो जैसे ही वापस आया वो हमारे जो मुखबर थे उन्होंने हमें इतला दी कि जी आ गया वापस, और ये अल्लाह का शुक्र है इसको पकड़ लिया। अच्छा, ये केस बड़ा मुख्तलिफ सा है कि मुदैया जो है वो माँ है, एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरे बेटे के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कर दिया है। माँ से आपकी गुफ्तगू हुई, माँ इस बारे में क्या कहती है? सज़ा दिलवाना चाहती है, माफ़ करना चाहती है? ऐसे केसों का बनता क्या है? वो अभी एक हमारा इधर पीछे एक केस गुजरा है जो बहू ने और बेटे ने बाप को मारा था। जो डेड बॉडी उन्होंने रखी, फिर दो दिन बाद बाहर फेंक दी। अभी वो जो मुद्दई था उसकी हम हकीकी हमशीरा वो मुद्दई बन गई और उनकी बेल भी हो गई है। ऐसे ही है, माँ का एक बेटा तो चला गया, वो उसने तो इसको माफ़ी करना है, वो तो नज़र आ रहा है, वो बार बार इसको खाना देने आ रही है। इसको सज़ा मेरे ख्याल में तो सज़ा होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मुद्दईया ही बैठ जाएगी तो फिर कैसे इनको सज़ा होगी। निसार साहब, जिस तरह आपने भी एक चीज़ इसके अंदर जिक्र किया कि नशा करता था जो कत्ल हो गया, इसका जो दूसरा भाई है वो भी नशा करता है और शायद ये भी नशा करता है। तो इस केस के अंदर एक ऐसा ख़ानदान आपके सामने आया है जिसके अंदर तीनों अफराद जो थे वो गाय नशा करते थे। तो क्यों हमारी पुलिस ऐसे केसेस के अंदर, जब ऐसे केसेस सामने आते हैं और ये वाली चीज़ें, भयानक जो चेहरा है हमारी सोसाइटी का वो सामने आता है, तो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? जैसे ये मीन पार्क है, आपके इलाके के अंदर बहुत सा ऐसा इलाका है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहा है, तो वहाँ पे क्यों क्रैकडाउन वगैरह नहीं किया जाता है, मंशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता? और ये नशा भी बता रहा है कि टीकों वाला करता है जो सबसे सस्ता और सबसे गंदा नशा है। ये हम इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर रहे हैं। अभी ये हमारे आए हैं SHO साहब अतीक डोगर साहब हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये और चंद दिनों में आप सुन लेंगे कि कैसे कंट्रोल करते हैं हम। ये करना है, हम ये इन पे मुकदमात हमने ये काफ़ी दिनों से दर्ज भी कर रहे हैं। जो मंशियात फरोशी करते हैं उनके खिलाफ इंशाल्लाह ये कोशिश तो पूरी करेंगे कि ये मसला ही इधर से ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये काम ज़रूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जिस स्टोरी के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं उसके अंदर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, लेकिन अगर ओवरऑल लाहौर की बात की जाए रवां साल की, तो अब तक सैकड़ों अफराद जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं। गो के पुलिस जो है वो दावा करती है कि वो डी वेपनाइजेशन भी कर रही है और तमाम इकदाम कर रही है जिससे ना सिर्फ शहरियों की जानों को बचाया जा सके बल्कि अमन अमान की सूरत हाल भी कायम रखी जा सके। DIG ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि रवां साल कितने अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं, इन कत्लों के पीछे सबब क्या है और इनको कैसे रोका जा सकता है। DIG साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं एक कत्ल पे जो शफीकाबाद में सगे भाई ने अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया, लेकिन अगर ओवरऑल लाहौर के फिगर्स देखे जाएँ तो बताया जाता है कि सैकड़ों अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं। अंदाज़न रवां साल के पहले 6 माह में कितने अफराद कत्ल हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, पहले इससे पहले कि मैं आपको फिगर्स की बात करूं, आपने खुद ही बात की है कि सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। ये जो ऑफेंसेस, 2 तरह के क्राइम होते हैं आमतौर पे जब इसको कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सनस, जिसको हम कहते हैं जराइम बरखिलाफ अशखास, और दूसरा होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जहाँ तक पुलिस का तल्लुक होता है, जब तक हम ये एक थ्योरेटिकली भी बात की जाती है और प्रैक्टिकली भी ये देखने में आए कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होते हैं, इसको पुलिस अपनी प्रिवेंशन से, अपनी पेट्रोलिंग को बेहतर करके, अपनी विजिबिलिटी को बेहतर करके प्रिवेंट करने में ज़्यादा कामयाब होती है। जो ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सनस हैं, ये बेसिकली हार्ट्स एंड माइंड्स में डेवलप हो रहे होते हैं। इसके पीछे बाज़ दफ़ा लोगों का ज़ाती अनाद होता है, समटाइम्स इसके मोटिव्स में ज़मीन होता है, ज़मीनों के झगड़े होते हैं। अब ये भाई की जो बात कर रहे थे, इसमें भी कोई ना कोई ज़ाती वजूहात होती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल और जो डिफरेंट सोशल मीडिया के अभी के पिछले दिनों काना में 2 लोग कत्ल हुए हैं, आपको पता लगा होगा। और वो बेसिकली एक छोटी सी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक दूसरे को उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज लिख दिए और उसी वक्त ही इतना अब्रप्ट उन्होंने जाके दूसरे पे असॉल्ट किया और 2 लोगों की डेथ हो गई। तो जो कत्ल की वजूहात हैं वो इतनी ज़्यादा समाजी हैं, इतनी ज़्यादा सोशल हैं कि जब आप उनको एनालिसिस करें तो आप देखते हैं कि फ़िगर्स की आप बात कर रहे थे, तो मैं देखता रहता हूँ कि लाहौर के पिछले कई सालों से फ़िगर मिलते जुलते हैं। आप देखेंगे कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, कभी इजाफा हो गया, कभी कमी होगी, पुलिस की कोशिशें बरामद होती हैं, कभी कामयाब नहीं होती।
लेकिन जो कत्ल के केसेस हैं ये इत्फाकन, अब मैं अभी 5 जुलाई के फिगर्स देख रहा था जैसे ही आप बात कर रहे थे, तो एग्जैक्ट 2019 में 5 जुलाई तक 211 लोगों की कत्ल में डेथ हुई थी, और इस साल भी 5 जुलाई को एग्जैक्ट 211 लोग हैं। खान साहब, इसके अलावा दूसरा एक इसी स्टोरी का इम्पैक्ट ये है कि जब उसकी वालदा यानी मकतूल और कातिल की वालदा से हमने इंटरव्यू किया तो उनका कहना था कि उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही नशा भी करते हैं, और नशे की ज़्यादती की वजह से वो पैसे वगैरह मांगता था और ऊट पटांग बातें करता था। आपने जब इस दफ़ा चार्ज लिया तो आपने आते साथ भी मंशियात के ख़िलाफ़ भी कहा कि क्रैकडाउन किया जाए और तमाम मंशियात फरोशों को पकड़ा जाए। अब अमीन पार्क बंद रोड बिल्कुल आपके ऑफिस के से मुत्तसिल सड़क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो खातून कह रही है जिसका एक बेटा मर गया है और दूसरा बेटा इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। वो कह रही है कि मेरा बेटा घर से सामान चोरी करके बेचता था, पैसे लाता था और मेरे घर के ही पीछे जो गली है वहाँ से जाके वो नशा खरीद लेता था। अब उसके 2 बेटे नशा करते हैं और तीसरे बेटे ने नशा छोड़ दिया रिहेबिलिटेशन के बाद, तो नशे के ऊपर क्यों नहीं काबू पाया जा सका? देखिए, बात यह है कि नशे की जब बात करते हैं तो सिर्फ हम उसकी डिमांड साइड को नहीं देख सकते। याद रखिए कि डिमांड साइड पे जितना भी पुलिस काम कर ले, अगर 100 किलो चर्स या हेरोइन लाहौर में आ जाए या आइस लाहौर में आ जाए और फिर हम अगर ड्रग एडिक्ट्स के पीछे भागते रहें, आपको पता है कि पिछले 2019 में कुछ ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ा, उन्होंने थाने में जाके सुसाइड कर ली, हमारे लिए वो मसला हो गया था। एक्चुअली मैं ज़ाती तौर पे मेरे व्यूज़ हैं कि ये जो लोग पुड़ियाँ पकड़ के 9A के हम पर्चे देते हैं छोटे छोटे, वो ना सिर्फ हमारे लिए उनका सेफ्टी प्रॉब्लम हो जाता है बल्कि वो उनकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। एक्चुअली माशरे में उनकी तो रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए। असल मसला है सप्लाई का, इसलिए इसी वजह से पिछली दफ़ा हमने ANF के साथ, आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा रेट्स इकट्ठे किए थे। हमने जो टॉल प्लाजाज हैं जो GT रोड पे हैं मोटरवे में, उसमें हम बड़ा उस वक्त शुक्रगुजार भी थे कि ANF ने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। लाहौर में भी कई दफ़ा उन्होंने बड़ा काम किया था। इसी तरह से अब दोबारा भी हम ना सिर्फ लोकल लोगों को पकड़ेंगे जो चर्च गली मोहल्ले में बेच रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों का तो लॉकडाउन की वजह से वो अब इतना प्रॉब्लम नहीं रहा, बल्कि हम इसकी सप्लाई को कट करने की कोशिश करेंगे, सप्लायर्स पे हाथ डालेंगे। हाँ साहब, अगर प्रिसाइजली लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करें कि आज के इस प्रोग्राम में आपसे 2 चीज़ों के ऊपर हम बात करें। एक, क्योंकि एक घर के अंदर जिसके अंदर एक बेटे ने दूसरे भाई को कत्ल, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया और उसके अंदर 2 मुहर्रिकात सामने आए। एक उसके पास नाजायज़ असला था, दूसरा मंशियात का इस्तेमाल था। लाहौर पुलिस इन दोनों चीज़ों के लिए कितनी संजीदा है? बहुत संजीदा है। देखिए, लाहौर पुलिस ने जो विज़न या स्ट्रेटजी लेनी होती है वो लीडरशिप से लेनी होती है। IG पंजाब डॉक्टर शाह दस्तगीर साहब की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में ये दोनों चीज़ें आती हैं, चाहे वो क्राइम की बात हो चाहे मंशियात का हो, चूँकि हर मीटिंग में सोशल लेवल की वो बात करते हैं और सोशल वाइसेस की बात करते हैं। इस वक्त हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और इस पर हम बहुत संजीदा हैं और हमारी संजीदगी से आपको हमारे अमाल में भी नज़र आएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस होगी लाहौर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बंद रोड के ऊपर जो गली मोहल्लों में मंशियात फरोशी हो रही है इसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। आप ये भी उम्मीद करें कि इस पर क्रैकडाउन होगा और ये भी उम्मीद करें कि जो इन बल्क गलियों में किलो और मनों के हिसाब से लाते हैं उनको हम पकड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। सप्लाई रोकेंगे तो डिमांड खत्म होगी इंशाल्लाह। आपने DIG ऑपरेशंस की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात होती हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। जिस कत्ल के ऊपर आज हम बात करें उसके पीछे भी मुहर्रिकात मंशियात है कि वो मंशियात का आदी हो चुका हुआ था, माँ को मारता था, दूसरे बेटे को गैरत आई कि माँ के ऊपर बार बार हाथ उठता है या माँ को तंग किया जाता है तो उसने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लेकिन ये हमारे मुआशरे का जुड़ा हुआ एक फैक्ट है जिसको हम झुटला नहीं सकते कि मंशियात और असला जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन करता जा रहा है। लोगों को असले का शौक़ है। सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज़ हम वीडियोस देखते हैं कि कोई ना कोई फायरिंग की वीडियोस अपलोड कर देता है और फिर कुछ रोज़ के बाद पुलिस गिरफ्तार करके उसको मुलजिम को सज़ा दिलवाती है। लेकिन ये इस फैक्टर को भी हम निगेट नहीं कर सकते कि लोगों को मंशियात और असले का जो शौक़ है वो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इस किस्म के जुराइम जो है वो बढ़ रहे हैं। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया और माँ मुद्दई बन गई, लेकिन अब माँ जो है वो अपने बेटे को माफ़ करने के लिए भी रजामंदी का इजहार करती है। उसका कहना है कि यही एक ठीक बेटा है जो ना सिर्फ मंशियात इस्तेमाल नहीं करता बल्कि घर का जो खर्च है वो भी उठा लेता है।
जिस शख्स ने अपनी माँ को कत्ल करने की कोशिश की हो या वो उसको मारता पीटता हो, मंशियात का आदी हो, बीवी को तलाक दे दी हो, बच्चों से मिलता ना हो, इस सब की मुहर्रिकात क्या हैं? क्या ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है या ये सिर्फ मंशियात की वजह से है? इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम इस टाइम आए हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फौला ताहिर साहिबा के पास। फौला, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। जिस तरह का आपने मैंने आपको बताया भी कि ये मैटर है जिसके अंदर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, उसके बाद माँ ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब ये सारी चीज़ें खुल के सामने आई हैं कि उसने कुछ अर्सा पहले अपनी बीवी को डाइवोर्स भी दे दी थी, बच्चों से भी नहीं मिलता, मंशियात का आदी भी था, माँ से घर में हिस्सा भी मांगता था, माँ को मारता भी था, कत्ल करने की भी कोशिश करता था। ये तमाम चीज़ें अगर आपके सामने रखी जाएँ, बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके समझती हैं सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है या मंशियात ने ये सारा कुछ करवाया? अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, माँ और 2 बेटे, ठीक है। अब एक बेटा जो कि सारा कुछ कर रहा है, घर का खर्चा चला रहा है, जबकि दूसरा बेटा मंशियात में। अब मंशियात एडिक्शन इज़ समथिंग जो कि हम कहते हैं कि एडिक्शन कभी मैनेज ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा विल चाहिए होती है। और अक्सर बहुत अमीर लोग भी एडिक्शन में जब चले जाते हैं तो वो अपने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, अपने ही माँ बाप, अपने ही बच्चों से चोरी करके चीज़ें बेच के, ताकि वो अपनी इस एडिक्शन को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़, एक बहुत डेंजरस चीज़ जिसका वो आदी था। दूसरा, आप कह रही हैं कि उसका अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिनकी डेथ हो गई, उनकी डिवोर्स हो गई, बच्चों से भी नहीं मिलते थे। That means कि addiction leads to further psychological issues. Addiction itself is a psychological issue, और उसके नतीजे में जो other psychological issues होते हैं, it leads to depression, it leads to anger, it leads to behavioral outcomes जो कि बहुत ज़्यादा destructive हो सकते हैं, not only for yourself बट जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए भी। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, जो ये शख्स ड्रग का एडिक्ट होता है और ये तमाम चीज़ें कर रहा होता है जिसको हम इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, क्या उसको पता होता है वो ये सारा कुछ कर रहा है? यानी वो उसके सबकॉन्शियस में या कॉन्शियसली उसको वो सबकॉन्शियस आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा झंझोड़ देता है, तो वो सबकॉन्शियस में उसकी ये चीज़ होती है कि वो ये सारा कुछ कर रहा है, या ये वो कॉन्शियसली ये सारा कुछ कर रहा होता है? अब इसमें उसको पता ज़रूर होता है, लेकिन आप कहते हैं ना कि कभी कभी आपके ऊपर एक चीज़ इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि बाकी सारी चीज़ें आपको उसके नतीजे में छोटी लगना शुरू हो जाती हैं या अनइम्पॉर्टेंट लगना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप एडिक्शन में होते हैं तो वो एडिक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और आपकी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि आप अपनी एडिक्शन को जो है ना उसको सेटिस्फाई कर लें, जो आपकी बॉडी क्रेव कर रही है उस क्रेविंग को ख़त्म कर लें। बाकी क्या हो रहा है, पैसे नहीं है, चोरी करनी है, ये करना है, आपकी मोरालिटी इसमें जो है ना वो सफ़र कर जाती है। आपको पता ज़रूर होता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो नीड उस वक्त इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपकी मोरालिटी चली जाती है। यानी नफ्सियात के अंदर आप डेफिनेटली, आप लेक्चरर भी हैं, आप इस चीज़ को पढ़ाती भी होंगी। एक इंसान है जो एक बुरा कोई काम कर रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी पड़ रहा होता है। जैसे आपने कहा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी जो है वो डेवलप कर रहा होता है। अब अगर इस बंदे को सिर्फ एज ए केस स्टडी में देखूं और आपसे पूछना चाहूँ, देखें उसने शादी की जब वो मंशियात लेता था, यानी मंशियात का आदी था, लेकिन उसके बावजूद उसकी शादी हो गई, फिर उसके बाद उसके बच्चे हो गए, फिर वो मुतअद्दिद दफ़ा जेल भी चला गया, फिर वो अपनी माँ के ऊपर उसको कत्ल करने के अटैम्प्ट भी करता था, माँ को मारता भी था, माँ से पैसे भी लेता था, मंशियात फरोशों के साथ उधार भी कर रहा था, घर का हिस्सा मांग रहा था, इतनी चीज़ें वो कर रहा था। इसका मतलब है कि उसका जहन काम कर रहा था तो वो कर रहा था, या ये सारा कुछ सिर्फ उस नीड की वजह से, वो जो क्रेविंग थी उसको मंशियात की, उसकी वजह से वो करता जा रहा था? लाइक अगर मैं एक एडिक्ट हूँ तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ों की सोच कहाँ से आ रही है कि मैं शादी भी कर लूँ, बच्चे भी पैदा कर लूँ, जायदाद में हिस्सा भी ले लूँ? हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखिए, एडिक्शन जो है ना एक आपकी लाइफ का पार्ट होती है, और वो एक ऐसा सिग्निफिकेंट पार्ट बन जाती है। जैसे आप कहते हैं कि एक कोई बंदा बीमार है, उसको कोई क्रॉनिक इलनेस है। अब वो क्रॉनिक इलनेस, ये तो नहीं होता ना कि वो क्रॉनिक इलनेस के वजह से वो बाकी सारी चीज़ें करना छोड़ देता है, ठीक है। वो दुनिया की नज़र में
या फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ें भी कर लेता है, जैसे शादी भी कर ली, बच्चे भी पैदा कर लिए, दोस्तों के साथ भी चला गया। सोसाइटी के प्रेशर में आके वो अपने आप को जब ड्रग्स ले रहा है, जब मेरे अंदर अगर मैं ड्रग एडिक्ट हूँ और मैंने वो अपनी एक डोज ले ली है, तब तो मैं नॉर्मली फंक्शन करूँगी ना। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइज, माँ जो है यानी बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है और मरने दम तक, शायद ये चंद उन एक रिश्तों में से एक ऐसा रिश्ता है जो आप बिल्कुल फरामोश नहीं करते। माँ को किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में फरामोश नहीं किया जाता। लेकिन बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर एंड एंकर, मैंने ये देखा है कि माँ के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात बहुत यानी बहुत ही कम है। बहुत माइनर से ऐसे वाक़यात शाज़ और नाज़िर सामने आते हैं। इसके अंदर वो माँ के ऊपर भी तशद्दुद करता और उसको कत्ल करने की कोशिश करता था अगर वो पैसे नहीं देती थी। ये क्या है? ये उसका बिहेवियर रीइंफोर्स हुआ है। कभी ना कभी तो उसने पहली दफ़ा तो अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया ही होगा ना, या कभी ना कभी पहली दफ़ा उसने चीखा होगा। उसने एक दफ़ा चीखा, माँ डर गई, माँ ने कहा होगा अब मैं इसको पैसे दे दूँ। उसको लगा कि ये मैं जब चीखूंगा तभी मुझे पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम उसने चीख के ट्राई की, माँ ने पैसे नहीं दिए, माँ ने कहा ये तो तुम चीखते हो, पैसे ले लेते हो मेरे से। उसने हाथ उठाना शुरू किया। हाथ जब उठाना शुरू जितनी लेवरेज मिलती गई, फिर डर गई, माँ ने फिर पैसे दिए। हमने क्या किया, इसको हम कहते हैं कि हम बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं, कि यानी कि आपने मुझे डांटा, मैं डर गई और मैंने आपकी विश फुलफिल कर दी। यू रियलाइज्ड कि मैं गुस्सा करती हूँ, ठीक है, कि या मैं गुस्सा करता हूँ तो फिर ही लोग मेरी जो है ना नीड्स को पूरा कर देते हैं। आपका फिर एक गुस्सा पैटर्न बन जाता है। गुस्सा आप फिर सारे अपने काम उस गुस्से के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। यही इस केस में भी हुआ होगा कि जैसे जैसे आगे सिचुएशन जाती गई, एडिक्शन इज समथिंग जो कि एक हफ्ते की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, साल चलती रहती है। यानी कि ये पैटर्न बहुत देर से चल रहा था। इसका मतलब है कि उसके कत्ल के अंदर उसकी फैमिली का भी किरदार है कि अगर वो पहली दफ़ा ही बर्दाश्त ना करते तो इस नहज तक ना पहुंचा जाता कि वो माँ के ऊपर हाथ कॉन्टीन्यूसली उठाना शुरू कर देता, उसको कत्ल की धमकियाँ देना शुरू कर देता है, एंड अल्टीमेटली किसी दिन उसके भाई की गैरज आ गई और उसको कत्ल कर दिया। तो इट लीड्स, ये एक सीरियल था जो इट लीड्स टू हिज डेथ। थैंक यू वेरी मच फॉला। आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी फॉला की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज़ हैं। माँ ने पहली दफ़ा उसको जब उसने माँ को डांटा होगा या माँ से पैसों के तकाजे के लिए हाथ उठाया होगा तो माँ डर गई होगी और उसके बाद वो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता रहा और इस नहज तक बात पहुंच गई कि वो माँ को कत्ल करने तक भी आ गया था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इनकी फैमिली के अंदर भी बहुत से मल्टीपल इश्यूज़ होंगे, एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, उनको बात पे गुस्सा आ जाता होगा फैमिली के अंदर। तमाम चीज़ों जो है वो ये मुहर्रकात बनी होंगी कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया और माँ जो है अब कत्ल होने वाले बेटे के ऊपर जहाँ पे दुखी है, वहीं पे जो जेल जाने वाला बेटा है उसके लिए भी उसकी फरियाद है कि उसको भी जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए ताकि उसके पास वापस आ जाए और उसका जो घर का निज़ाम है वो चलता रहे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।